अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। लास्ट लेक्चर में हमने एक नया चैप्टर मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इसको शुरू किया था, तवारुस की सालमाती बुनियाद। और उस चैप्टर के पहले लेक्चर में यानी इब्तिदाई लेक्चर में हमने जो कुछ पढ़ा है उसके अंदर यानी लास्ट लेक्चर में, तो उसमें हमने ये देखा है कि इस मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर कौन से टॉपिक्स आएंगे, कौन सा स्ट्रक्चर आएगा, डीएनए का स्ट्रक्चर आएगा, प्रोटीन सिंथेसिस आएगा, वो सारी चीज़ें इसके शुरू में मैंने आपको बताया था। उसके बाद उसमें यानी वो जो लेक्चर था उसमें हमने जो पढ़ा है उसके बाद यहाँ एक नया टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं जिसका डीएनए पैकेजिंग हम कहते हैं। डीएनए पैकेजिंग इन प्रोकैरियोटिक सेल और पैकेजिंग इन यूकैरियोटिक सेल, ये 3 टॉपिक्स इसको हम मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले जो पहले लेक्चर में हुआ था उसमें मुख्तसर उसको आप लोग रिवाइज़ कर लेना कि डीएनए जो है इसकी इजाद कैसे हुई। फिर हमने ये देखा था कि डीएनए को जिनसी मादा क्यों कहते हैं, उसको वाज़े करने वाले मुख्तलिफ़ तजुर्बात, जिसमें ग्रिफ़िथ का एक तजुर्बा पड़ा था 1928। उसके बाद एवरी, मैक्लियोड, मैककार्टी, ये 3 साइंसदानों ने मिलकर एक तजुर्बा किया था, उसे हमने पढ़ा, जो ग्रिफ़िथ के तजुर्बे की बुनियाद पर था, उसी तरह का था, थोड़ी सी तब्दीली उसमें मॉडिफिकेशन था। और लास्ट में हर्शे और चेज़, ये 2 साइंसदानों का एक तजुर्बा, एक एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा। और इन 3 तजुर्बात से यानी ये अबाउट 25 ईयर्स का जो अरसा हुआ, इसके दौरान ये पूरा वर्क किया गया और नतीजा ये निकला कि डीएनए जिनसी मादा है। ओके, तो यहाँ हमको ये डीएनए की जो पैकेजिंग होती है यानी मरकज़े में जो डीएनए मौजूद होता है ये किस तरह से होता है उस चीज़ को पढ़ना है। उससे पहले कुछ चीज़ें जो आपके सिलेबस में अभी इस बार नए सिलेबस में नहीं है, उससे पहले आप लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, उसे मुख्तसर रिवाइज़ करेंगे तो इसे पढ़ने में आसान होगा। इसके बाद का जो भी लेक्चर रहेगा उसके लिए भी आसानी हो जाएगी। तो पहली चीज़, आप इसको सिर्फ रिवीजन करना है, रिवाइज़ करना है जो आपके प्रीवियस क्लासेस में यानी कहीं ना कहीं 11th 10th 9th वगैरह में ये हो चुका है, जिसको हम डीएनए का स्ट्रक्चर कहते हैं, डीएनए की साख कहते हैं। ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर है इसको डिटेल में नहीं जाते हुए मुख्तसर इसको मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूँ आपको, ताकि वो आपका रिवाइज़ हो जाए और फिर ये सब चीज़ें पढ़ने में आसान हो जाए। ये जो वर्ड्स इसमें आएंगे वो आसानी से आपके समझ में आ जाएगी ये कहाँ से आए हैं। तो पहली चीज़ हमको ये बात पता है कि इसका जो लॉन्ग फॉर्म है ये डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड ऐसा है, यानी डीएनए का ये लॉन्ग फॉर्म हुआ। नेक्स्ट दूसरी चीज़ हमको ये देखना है कि ये जो डीएनए है इसमें शॉर्ट में इसको पढ़ा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ इसको मुख्तसर आपको समझा दूँ जल्दी। इसमें 3 कीमे मादे हैं। एक इसमें राइबोज शुगर है, दूसरा इसमें फॉस्फेरिक एसिड या फॉस्फेरिक ग्रुप है, और तीसरा इसमें नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन असास। एक से ज़्यादा है इसलिए नाइट्रोजन बेसिस हम इसको लिखेंगे। ये राइबोज शुगर के बारे में मुख्तसर सा इसको याद रखना है आपको। ये पेंटोज शुगर है, इसका मतलब ये है कि इस शुगर में कार्बन 5 है, करेक्ट। अगर हेक्सोज शुगर है तो हम जिसको कार्बन 6 वाली कहते हैं, C6H12O6 जैसे ग्लूकोज है, तो कार्बन 5 है। हमको पता है शुगर का जो आम जाता है CnH2n और ON, जितने कार्बन उतने ऑक्सीजन होते हैं, डबल हाइड्रोजन होते हैं। तो वैसा जैसा C6H12O6 वैसा यहाँ C5H10O5, ये अगर शुगर है तो इससे हम पेंटोज शुगर कह रहे हैं। क्या करें इसको? पेंटोज, इसको हेक्सोज कह रहे हैं।
अब ये पेंटोस शुगर इसमें है जिसका नाम राइबोज है, लेकिन जो डीएनए में शुगर मौजूद है उस डीएनए की शुगर में ये ऑक्सीजन का 1 साल में कम है, यहाँ ये O5 के बदले O4 है। ओके, समझ में आ गया? इसको इतना याद रखिए। O4 होने की वजह से इसको डीऑक्सीराइबोज क्या कहा गया? डीऑक्सी, डी के माने कम करना, ऑक्सीजन को कम किया गया यहाँ पर, इसीलिए इसका नाम दिया गया डीऑक्सीराइबोज शुगर, और इसीलिए इस डीएनए को डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड ऐसे कहते हैं। आरएनए में ये C5H10O5 वाली है, इसलिए वहाँ राइबोज न्यूक्लिक एसिड उससे कहेंगे, यानी आरएनए इसलिए उसको कहते हैं। तो ये समझ में हो गया? क्लियर बिल्कुल। यानी पहला कीमिया मादा राइबोज शुगर है जो पेंटोज है, यानी 5 कार्बन वाली है, उसका ज़ाब्ता यानी आम ज़ाब्ते से वहाँ पर 1 ऑक्सीजन कम है, इसलिए हम इसको डीऑक्सीराइबोज शुगर कह रहे हैं। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। फिर ये फॉस्फोरिक एसिड है, इसको H3PO4 ये उसका केमिकल ज़ाब्ता है। उसके बाद नाइट्रोजन असास जो डीएनए में है ये 4 है। एक जो नाइट्रोजन असास है उसको एडेनाइन क्या कहेंगे? एडेनाइन। दूसरे को ग्वानाइन, तीसरे को साइटोसिन, और फोर्थ को थायमीन, थायमीन या थायमाइन। ओके, ऐसे ये 4 नाइट्रोजन असास हर किसी को, जैसे एडेनाइन को ए से जाहिर किया जाता है, ग्वानाइन को कैपिटल जी से जाहिर किया जाता है, साइटोसिन को सी से जाहिर किया जाता है, और थायमीन को टी से जाहिर किया जाता है। अब ये मुख्तसरन इसमें मौजूद है कीमिया मादे, डिटेल यहाँ अपना पढ़ना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आप लोग इसको पढ़ चुके हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें आगे आती रहेगी। नाइट्रोजन बेस, फॉस्फोरिक एसिड, पेंटोस शुगर, बेस पेयर, तो आपके समझ में आ जाना चाहिए क्या चीज़ है। इसके बाद एक चीज़ यहाँ और याद रखिए, ये जो नाइट्रोजन बेसिस है ये 4, उसमें ये 4 नाइट्रोजन बेसेस डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है उसको वेटसन एंड क्रिक (1954) में उन्होंने इस मॉडल को बताया था। वेटसन एंड क्रिक मॉडल के नाम से पहचाना जाता है। तो हमको पता है, उसके बारे में कुछ मुख्तसर सी बातें याद रखिए कि इसमें जो है ये इस तरह से 2 डीएनए की पट्टियाँ, डबल हेलिक्स इसे कहते हैं, 2 डीएनए की पट्टियाँ एक दूसरे से जुड़ी होती है, और ये जो 2 पट्टियाँ हैं इसमें ये जो नाइट्रोजन असास है इनकी जोड़ियाँ एक दूसरे से ये हमेशा जुड़ी होती है, और इसमें जो है ये नाइट्रोजन असास एडेनाइन और ग्वानाइन, साइटोसिन और थायमीन, इसमें एडेनाइन और ग्वानाइन इनको प्यूरिन कहा जाता है, और ये दोनों को पैरामाइडिन कहते हैं। इनमें से एडेनाइन और थायमीन जैसे यहाँ जब ये जुड़ी होगी तो ये हमेशा एडेनाइन थायमीन के साथ होगा, और ग्वानाइन जो है ये साइटोसिन के साथ होगा, या साइटोसिन ग्वानाइन के साथ थायमीन, वाइस वर्सा। तो इसमें डबल बॉन्ड होगा, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा, और ऐसे ही आपस में जुड़े हुए तो इसको बेस पेयरिंग कहेंगे, यानी नाइट्रोजन असास की जोड़ियाँ कहेंगे इसको। ओके, फिर इसके बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, इसका जो कुत्र है या इसकी जो चौड़ाई है, ये फासला है, ये एक इसको मेजर लूप कहते हैं, इसका फासला है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़े हैं। इसको ये 20 एंगस्ट्रॉम होता है, ये 34 एंगस्ट्रॉम होता है, इसमें 10 नाइट्रोजन पेयर्स होती है, एक लूप्स के अंदर, एक हल्के में छोटे, ये पूरे इसको बड़ा हल्का कहा जाता है। ये दोनों के दरमियान का जो फासला है ये 3.4 एंगस्ट्रॉम है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है क्योंकि इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ऑलरेडी ये हो चुका, इसको आपने रिवाइज़ कर लेना, चाहे 11th में होगा या 10th में होगा। चलिए, तो मुख्तसरन आपको ये चीज़ याद रखना है कि डीएनए के अंदर ये 3 कीमिया मादे हैं। उसके बाद याद रखना है वेटसन एंड क्रिक ने 1954 में डीएनए का मॉडल बताया, ये 2 पट्टियों पर मुश्तमिल है, इसलिए इसको डबल हेलिक्स कहा जाता है। इसमें ये जो बड़े हल्के हैं इसको मेजर लूप्स कहते हैं, जिसकी जो लंबाई है वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है। एक ही हल्के में 10 नाइट्रोजन असास है,
तो इसके दोनों के दरमियान का फासला 3.4 एंगस्ट्रॉम है। ये दो पट्टियों के दरमियान का फासला या इसका कुत्र कह सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा बल खाया होने से ऐसा राउंडेड नज़र आएगा, वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है। और बहुत सारी चीज़ें उससे रिलेटेड है। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखना है कि ये जो दो पट्टियाँ हैं, ये दो पट्टियाँ एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में होगी, ठीक है, एक तरफ दूसरी तरफ, ठीक है। तो ये जो है ये कुछ मुख्तसरन इस डीएनए की साख्त के बारे में आपको याद रखना है, जो आगे इसमें हमारे काम आ जाएगा। चलिए अब आते हैं मेन हमारे टॉपिक्स के ऊपर, डीएनए पैकेजिंग। पैकेजिंग ये जो लफ्ज़ है हम बहुत बार इसको सुनते हैं, इसको एक जगह साइड में नोट कर लेना। एक्चुअल में ये 12 से इसको कम किया गया है, क्योंकि ये ऑलरेडी आपने कहीं पढ़े हैं, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि ये आपको यहाँ पर पढ़ाया जाए। ये आपको ऑलरेडी आ सकता है, मतलब आता है ऐसा समझा जाता है, लेकिन इस पर नीट वगैरह में क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि ये इसकी बेसिक चीज़ है। चलिए, तो यहाँ पैकेजिंग हमको पता है। अगर हम कहीं जाते हैं, बाहर सफ़र में निकलते हैं, तो हमको पता है कि हम हमारे सामान की पैकिंग करते हैं, उसी को पैकेजिंग, वैसे ही पैकेजिंग यहाँ है। यहाँ डीएनए का पैकेजिंग हमको समझना है। उससे पहले कुछ चीज़ें आप लोग समझ लीजिए। आपको पता है कि जो सेल है, खलियात हम जिसे कहते हैं, ये खलियात में एक टाइप सी होती है जिसको हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं। आपने इसको भी कहीं पढ़े है, गैर वाज़े मरकज़ा बरदार खलिया। क्या कह रहे हैं हम इसको? गैर वाज़े मरकज़ा बरदार खलिया। दूसरा यूकैरियोटिक सेल, इसको हम कह रहे हैं वाज़े मरकज़ा बरदार खलिया। ओके, अब दोनों में क्या फ़र्क है ऑलरेडी हम इसको पढ़ चुके, मुख्तसर इसको रिवाइज़ करता हूँ ताकि ये समझने में हमारी आसानी हो जाएगी। गैर वाज़े मरकज़ा बरदार खलिया मतलब जिसमें मरकज़ा वाज़े नहीं है। हमारे समझ में आता है, वाज़े करना, ज़ाहिर करना, बताना, मालूम करना, नज़र आना, बहुत सारे मीनिंग से इसको इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारे माने इसके होते हैं। तो मरकज़े का वाज़े होना, मुख्तसर हम इसको समझेंगे, और इसमें मरकज़े का वाज़े नहीं होना। इनडायरेक्टली डायरेक्टली कहीं ना कहीं यहाँ मरकज़े का वजूद है, यहाँ नहीं है। यहाँ मैंने इसलिए ऐसी डायग्राम बनाया। लेकिन दोनों चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है कि खुसूसियात ये जानदार चाहे एक खलवी हो, कसीर खलवी हो, जब ये खुसूसियात मुंतकिल करेंगे तो खुसूसियात मुंतकिल करने के लिए जो केमिकल कीमियाई मादा या जो मादा होगा उसको हम क्रोमोसोम्स कहेंगे। इसमें भी वही होगा, चाहे वाज़े हो, गैर वाज़े मरकज़ा बरदार हो। ये जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम दो चीज़ों से बने होंगे, कल मैंने आपको पढ़ाया था। एक उसमें प्रोटीन होगा और दूसरी चीज़ उसमें क्या होगी? डीएनए। जाहिर सी बात है इसमें भी वही होगा, प्रोटीन और डीएनए। ठीक, इसमें से हमको ये भी पता है कि ये जो डीएनए है, ये डीएनए इसमें का इम्पोर्टेंट मतलब जिनसी मादा है, प्रोटीन नहीं है। यानी डीएनए जिनसी मादा है। इसे हमने कल 3 तजुर्बात के ज़रिए पढ़े और वो वाज़े हुआ कि डीएनए जिनसी मादा है, उसके ज़रिए खुसूसियात मुंतकिल होती है। अब चलिए, अब ये वाज़े मरकज़ा बरदार है या वाज़े मरकज़ा बरदार है मतलब क्या? इस मरकज़े का वजूद है, मतलब ये मरकज़े के ऊपर एक हिफाजती गिलाफ, मरकज़ी झिल्ली जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसकी मौजूदगी होगी। इस मरकज़े में एक मरकज़ीचा, एक सेंटर होगा, न्यूक्लियोलस कहते हैं उसको। इसकी मौजूदगी होगी और यहाँ इस मरकज़े में इस तरह से क्रोमोसोम्स होगी। ठीक है, मतलब डीएनए और प्रोटीन होगा। इसके उलट इस खलिए में क्या होगा? मरकज़ा जब नहीं है तो वो सिंपल चीज़ है, यहाँ पर किसी तरफ यानी खलवी झिल्ली से किसी एक जानिब ये जो डीएनए है, ये डीएनए या क्रोमोसोम्स इस तरह से ऐसे जुड़े होंगे। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे डिफ्रेंशिएट है, वो डिटेल में नहीं जाते, सिर्फ डीएनए से रिलेटेड याद रखना है आपको कि ये जो डीएनए है ये खलिए के किसी एक जानिब खलवी झिल्ली से जुड़ा होगा, ये मरकज़े में होगा। दूसरा, इसमें जो डीएनए होगा वो दायरी होगा, सर्कुलर होगा, इस तरह से। ठीक है, और इसमें जो होगा, जो अभी मैंने डायग्राम बनाया था, लीनियर होगा, इस तरह का होगा। यानी ये वाज़े मरकज़ा बरदार में होगा, ये गैर वाज़े में होगा। ये कुछ बुनियादी फ़र्क इसके अंदर है। इसके अलावा ये काफ़ी बड़ा होगा, ये छोटा होगा,
और कई इसके अंदर चेंजेस है, लेकिन यहाँ इसकी साख्त इस तरह की, इसकी साख्त इस तरह की, ये किसी एक जानिब जुड़ा हुआ, ये इस तरह से, ये हमको ये याद रखना है। ठीक है, अब ये भी हमारे समझ में आ गया कि प्रोकैरियोटिक किसे कहेंगे, यूकैरियोटिक किसे कहेंगे। तो चलो पहले हम पैकेजिंग की तरफ आते हैं, बाद में दोनों में ये पैकेजिंग किस तरह का है उससे हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पैकेजिंग, मैंने अभी आपको कहा कि अगर हम कहीं जा रहे हैं तो जो सामान की हम पैकेजिंग करते हैं वैसा ही इस खलियात में ये जो डीएनए की पैकेजिंग है ये किस तरह की है, ये डीएनए कैसे इसके अंदर पैक होता है, कैसे इसके अंदर ये रखा हुआ होता है। एक बड़ी अल्लाह की कुदरत है यहाँ पर कि इस छोटे से इस खलिए में एक छोटा सा एक मरकज़ उसके अंदर, और उस मरकज़ के अंदर ये जो डीएनए है, आप जब इसको सब समझेंगे तो आपको बहुत ताजुब होगा और आपको यकीन होगा कि ये सिर्फ़ अल्लाह की कुदरत है, बाकी किसी के बस की बात नहीं। क्योंकि जब मैं समझाऊंगा आपको बता दूंगा कैसे डीएनए जो वाज़े मरकज़ बरदार में होगा, ये डीएनए तकरीबन इसकी लंबाई 2.2 मीटर है। याद रखिए कितनी, 2.2 मीटर, यानी तकरीबन 7 फीट से कुछ ज़्यादा होगी। और जो मरकज़ है ये इतना छोटा है, इसकी जो जसामत है वो 10⁻⁻6 मीटर, यानी उसके बनिस्बत देखो कितना छोटा है। वहाँ 2.2 मीटर है और यहाँ 10⁻⁻6 मीटर, यानी इतना छोटा मरकज़ है। और ये इतने छोटे से मरकज़ में ये डीएनए यहाँ पर बहुत अच्छे से समाया हुआ है, बहुत अच्छे से रखा हुआ है। इतना ही नहीं, जब खलवी तकसीम होती है हमको पता है एक सेल से 2 सेल बनते हैं, एक खलिए से 2 खलियात बनते हैं। तो इन दोनों खलियात में क्रोमोसोम्स की तादाद मसावी होगी। और ये क्रोमोसोम की तादाद मसावी कब होगी, जब ये डीएनए इस खलियात के, यानी ये जो खलियात है ये खलियात बनने से पहले ये डीएनए डबल हो जाएगा। सेल साइकिल में, खलवी चक्कर में हमने इसको पढ़े हैं कि ये किस तरह से होता है। सेल डिवीजन में, खलवी तकसीम में उसको देखा है डिटेल में। तो यहाँ हमको पता है कि जब ये 2 हिस्सों में तकसीम होती है इससे डबल हो जाएगा। वो डबल होने से पहले पूरी तरह से ये 2 पट्टियाँ आपस में खुलेंगी, 2 नई पट्टियाँ बनेंगी। इसके बाद के टॉपिक में अपन पढ़ेंगे उसको, डुप्लीकेशन या डीएनए के दोहरा होने का अमल होता है, वो सब होगा। डीएनए डबल होगा, फिर ये 2 जगह तकसीम होगा। यानी इतना बड़ा डीएनए ये पूरी तरह से वहाँ खुलता है, फिर दोबारा दूसरे नए पट्टियाँ बनती है, फिर उसी तरतीब में जुड़ती है और फिर जाकर ये 2 हिस्सों में तकसीम होती है। और ये सब कुछ इतने छोटे से मरकज़ जिसकी जसामत मैंने यहाँ लिखा हूँ 10⁻⁻6 मीटर है, और एक डीएनए की लंबाई जो सालमा यहाँ यूकैरियोटिक में है, वाज़े मरकज़ बरदार में है, उसकी लंबाई 2.2 मीटर है। तो ये इतना बड़ा डीएनए यहाँ जो समाया है, तो ये यूनिवर्सल यानी दुनिया की सबसे बेस्ट मिसाल पैकेजिंग की है। हम अगर कहीं जाते हैं, छोटे मोटे सफ़र पर हम देखते हैं, और जब हमारा सामान हम पैकिंग करते रहते हैं, तो उस दौरान हमने देखी कि हर वक्त हमारी वही प्रॉब्लम्स आती है कि हमारा जो बैग है वो छोटा पड़ जाता है। अगर हमारे पास सूटकेस है या फिर कोई दूसरी किस्म का बैग है, ट्रॉली बैग है या इस तरह का बैग है, उसको चैन वगैरह हो, तो सूटकेस अगर है तो एक वक्त तो ऐसा आता है कि उसके ऊपर हमको वज़न देना पड़ता है या बैठना पड़ता है, फिर जाकर उसको लॉकिंग होता है। या अगर वो चैन वाला है तो दोनों तरफ से ऐसा पकड़ कर सीमेंट कर फिर उसको धीरे धीरे, वो भी बीच में कुछ कपड़े आते रहते हैं इस तरह का। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये डीएनए यहाँ बहुत अच्छे से समाया रहता है, बहुत अच्छे से 2 जानिब ये 2 पट्टियाँ खुलती है, फिर जाकर नई पट्टियाँ बनती है और फिर ये 2 हिस्से में तकसीम होता है। इससे बेस्ट एग्जाम्पल जो है पैकेजिंग की आपको कहीं नहीं मिलेगी। चलिए अब हम थोड़ा सा डिटेल इसके बारे में चलते हैं कि पैकेजिंग इन प्रोकैरियोटिक सेल यानी गैरवाज़े मरकज़ बरदार खलिए में, यानी ये वाला जो है, इसमें पैकेजिंग किस तरह की है। एक एग्जांपल यहाँ मैं आपको दूँ कि ई कोलाई जो बैक्टीरिया होते हैं, इश्चरसिया कोलाई उसे कहते हैं, कुछ लोग इसको ई कोली कहते हैं, आपको जो मुनासिब लगा वो आप इसका प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। ये जो ई कोलाई है, ये ई कोलाई बैक्टीरिया, ये ई कोलाई बैक्टीरिया की अगर एग्जांपल लेते हैं तो 2 to 3 मिली माइक्रोन जो है इसका सेल होगा, इसका खलिया होगा। अब क्योंकि इसमें मरकज़ा नहीं है तो इसलिए मरकज़े की जसामत हमको देखना नहीं है, ये पूरा सेल ही जो है, पूरा खलिया जो है इसका, ये 2 to 3 मिली माइक्रोन का होगा। याद रखिए। अब इस 2 to 3 मिली माइक्रोन के इस छोटे से खलिए में यहाँ ये जो डीएनए है, जैसे ये मैंने एग्जांपल दिया, तो यहाँ ये 1100 मिली माइक्रोन यानी नियर अबाउट 1.1 मीटर होगा ये, करेक्ट। ये
1100 मिली माइक्रोन का डीएनए इसके अंदर मौजूद होगा, यानी 1.1 मिलीमीटर 1.1 मीटर इतना लंबा डीएनए इस यहाँ पर समाया होगा। क्यों, क्या रीज़न है इसके पीछे? इसलिए इसके पीछे ये रीज़न है कि इस पर जो नाइट्रोजन बेसेस है, मैंने अभी कहा, तो जो बेस पेयरिंग है नाइट्रोजन असास की जो जोड़ियाँ हैं, वो नाइट्रोजन असास की जोड़ियाँ इसमें देखिए प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में तो बहुत लातादाद होगी, वो नियर अबाउट 4.6 मिलियंस। अब अंदाज़ा लगाइए, 4.6 मिलियंस नाइट्रोजन असास है, उसकी लंबाई 1.1 मीटर यानी 1100 मिली माइक्रोन है, और ये जो सेल है ये खलिया 2 से 3 मिली माइक्रोन का, यानी इतना छोटा खलिया उसमें इतना बड़ा ये डीएनए समाया हुआ है, यानी इससे बेस्ट पैकेजिंग के एग्जाम्पल नहीं हो सकती। वैसे अगर हम इसको देखेंगे, और ये क्योंकि मैंने अभी कहा कि ऐसा सर्कुलर होगा, ये दायरे होगा, तो इसको अगर हम ऐसे दायरे की शक्ल में बनाते हैं इस डीएनए को, ये 2 पट्टियों पे होगा, तो ऐसी 2 पट्टियाँ एक दूसरे से आपस में जुड़ी होगी। ठीक है, तो ये जो डीएनए है, ये डीएनए इन इस तरह का, ऐसी लंबाई अगर छोड़ दो, जैसे कॉइल भी कर दी हमने इसको, तो नियर अबाउट ये इसकी लेंथ 350 मिली माइक्रोन होगी। कितनी होगी? 350 मिली माइक्रोन। फिर क्या होगा? ये सिंपल कॉइल कहते हैं इसको, सादा, आपस में इसकी जो रेशे है ये ऐसे जुड़ जाएगी, यानी ये डीएनए की रेशे ऐसे जुड़ेगी। ठीक है, अक्सर यहाँ आरएनए होता है क्रोम में, और उसके ऊपर भी जुड़ते हो, यानी यहाँ आरएनए होता है और इससे आरएनए उसको जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ जो है ये ऐसा, ये आरएनए इसको जोड़ने का काम करेगा, और ऐसा ये कॉइल हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएगा, आपस में फोल्ड हो जाएगा, आपस में हल्के बनाएगा। तो ये नियर अबाउट 30 यानी 350 से 30 पे आ जाएगा, और इसके बाद ये और कॉइल हो जाएगा जिसको सुपर कॉइल कहते हैं, यानी ये हर एक डीएनए इस तरह से ऐसे हल्के बनाएगा, इसको सुपर कॉइलिंग कहा जाता, कॉइल एंड सुपर कॉइल। ठीक है, तो ये जो है इसकी जसामत 2 मिली माइक्रोन या उससे कम हो जाएगी। समझ में आ गया? तो जब ये डीएनए इतनी लंबाई थी इसकी, अगर ये दायरी शक्ल में तब भी इसकी जसामत इतनी बड़ी थी, अगर ये कॉइल है तब इतनी जसामत है, तो इस जसामत में ये समा जाता है, मतलब इस जसामत में तब्दील हो जाता है और फिर जाकर इस खलिए में समा जाता है। नहीं, इस तरह से ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, बहुत ज़्यादा आपस में ऐसा जुड़ा हुआ, लपटा हुआ इस खलिए के अंदर मौजूद होता है, और इट इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पैकेजिंग। ये पैकेजिंग की सबसे अच्छी एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये प्रोकैरियोटिक से रिलेटेड ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक खलिया किसे हम कहते हैं, इसमें जो डीएनए है वो कैसा है, दायरवी डीएनए है, वो चीज़ को लिखना है। एग्जाम्पल दीजिए, इकोलाई, ये बैक्टीरिया के अंदर इसके खलिए की लंबाई लिखी है, इसमें मौजूद डीएनए की लंबाई लिखी है, इसमें नाइट्रोजन बेसिस कितनी होती लिखी है, ये लंबाई मीटर में कितनी होती लिखी है। अगर ये ऐसा कॉइल है तब ये कितना होगा, सीधा सिंपल कॉइल होगा तब क्या होगा, सुपर कॉइल होगा तब क्या होगा। समझ में आ गया? यानी इस तरह से ये कन्वर्ट होगा, और ये कन्वर्ट होने के बाद इस शक्ल में जो है इस खलिए के अंदर समाया जाएगा। तो पैकेजिंग इन प्रोकैरियोटिक अगर पूछा जाए तो ये सारी चीज़ें आपको लिखना है, यानी ये खलिए में ये डीएनए इस तरह से समाया होगा। ओके, समझ में आ गया? अब पैकेजिंग यूकैरियोटिक, मैंने अभी यूकैरियोटिक खलिए का एक एग्जांपल दिया आपको कि 2.2 मीटर, यानी बहुत काफ़ी बड़ी लंबाई, नियर अबाउट 7 फीट जो है, और खलिया कितना छोटा वो भी मैंने आपको बताया, और उसमें उसका मरकज़ कितना छोटा। तो ये सारी चीज़ 3 से 4 मिली माइक्रोन का सेल होगा, और उसमें उसका मरकज़ 10⁻⁻⁶ मीटर, इतना छोटा सा ये मरकज़, उसमें ये समाया होगा। तो चलो इसको नोट डाउन कर लेना आप लोगों ने। इसके बाद पैकेजिंग इन यूकैरियोटिक, वाज़े मरकज़ अबरदार में जो पैकेजिंग है उसमें हमको कौन सी चीज़ें याद रखना है। ये सारी चीज़ें तो आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है, ये शुरू में जो इसके इंट्रोडक्शन में मैंने बताया पैकेजिंग के अंदर। अब ये यूकैरियोटिक में जो है तो आपको याद रखना है कि इसमें डीएनए के साथ प्रोटीन होगा। ओके, ये जो प्रोटीन है ये प्रोटीन 2 तरह का होगा, एक हिस्टोन प्रोटीन और एक नॉन हिस्टोन। ठीक है, एक हिस्टोन प्रोटीन होगा, दूसरा नॉन हिस्टोन प्रोटीन होगा। और ये
प्रोटीन के साथ फिर ये डीएनए आपस में जुड़ा होगा, लपटा होगा। ये जो प्रोटीन है यानी हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन, इस हिस्टोन नॉन हिस्टोन प्रोटीन में जो है तो ये हिस्टोन प्रोटीन, इसकी 5 किस्में होगी। ये कौन सी 5 किस्में हैं? देखिए याद रखिए, H1, H2A, H2B, H3 और H4। ठीक, याद रखो। ये जो 5 किस्में हैं, इनमें से ये जो 4 है, ये 4 एक जगह होगी और एक ये अलग से ये लिंक करने का काम करेगा। तो प्रोटीन और हिस्टोन प्रोटीन, ये 2 चीज़ें, ये डीएनए के साथ है। ये आर कर्नबर्ग, ये साइंटिस्ट ने इसकी सबसे पहले बताया 1974 में, याद रखिए इसको, आर कर्नबर्ग ऐसे साइंटिस्ट का नाम है। इसने 1974 में ये हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन इस डीएनए के साथ जुड़े होते हैं क्रोमोसोम में, इस चीज़ को बताया। अब ये होता कैसे, कैसे जुड़े होते हैं? चलिए, सबसे पहले ये जो नॉन हिस्टोन, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ये जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, इसको बाद में देखते हैं। पहले जो हिस्टोन प्रोटीन है, ये इस डीएनए के साल में से किस तरह से जुड़े हैं, ये यहाँ पर एक डायग्राम के ज़रिए हम बताने की कोशिश करेंगे उसको। सबसे पहले ये जो 4 जो प्रोटीन है, उसमें ये हर एक डबल, जैसे यहाँ एक है, यहाँ एक दूसरा है, इसके बाद यहाँ एक तीसरा है और ये चौथा है, यानी ये H2A, H2B, H3 एंड H4। ये थोड़ा सा छोटा हो गया, इसको आप लोग ने बड़ा बना लेना। इसके नीचे दूसरा, ये H2A के नीचे फिर यहाँ H2A, ये H3 के नीचे यहाँ H3, ये H2B के नीचे है H2B, H4 के नीचे है H4। ठीक है, यानी ये 4 और इसके नीचे और 4, ऐसे 8 ऑक्टेट कहेंगे इसको। ये ऑक्टेट हो गए। और इसके ऊपर यानी ये जो 8 हिस्टोन प्रोटीन है, मतलब हर एक हिस्टोन प्रोटीन डबल, यानी 4 के डबल, इसके ऊपर जो है तो ये डीएनए की पट्टियाँ इस तरह से ऐसी लपेटी होगी। फिर और यहाँ पर एक, फिर और यहाँ पर एक, इस तरह से। ठीक है, मतलब ये कि यहाँ फिर ये होगा, जैसे ये है ऐसा। ठीक है, यहाँ होगा। तो ये जो है इस तरह से, ये एक हिस्सा ये वाला, ये इस एक हिस्से को न्यूक्लियोसोम, क्या करें इसको? न्यूक्लियोसोम, यानी न्यूक्लियोसोम की साख, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम अगर पूछा जाए, कभी पूछा जाएगा इस पे क्वेश्चन, यानी पैकेजिंग तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम भी पूछा जा सकता है। तो न्यूक्लियोसोम की अगर साख पूछी जाए तो हमको ये लिखना है कि ये जो डीएनए है, ये डीएनए में, यानी क्रोमोसोम में 2 चीज़ें हैं, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। ये हिस्टोन प्रोटीन की 5 किस्में हैं। इस 5 किस्में में से ये जो 4 है, H2A, H3, H2B और H4, ये 4 के डबल हो जाएंगे ऑक्टेट, और उसके ऊपर जो है ये डीएनए का जो है तो ये सालमा इस तरह से लपेटा होगा। और जो एक बचा है H1, वो यहाँ ये 2 न्यूक्लियोसोम के दरमियान होगा और ये दोनों को जोड़ने का काम करेगा, जिसको लिंकर, जोड़ने वाला हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। और यहाँ जो ये कभी कभी इसको पूछा जाता है, ये जो नाइट्रोजन असास, सॉरी, ये जो डीएनए की जो पट्टियाँ हैं इसके ऊपर, तो ये पूरा एक कंप्लीट, उसके ऊपर से एक जिसे कहेंगे कंप्लीट, एक सर्कल कंप्लीट करेगी और एक 3/4 करेगी, यानी 1 3/4 सर्कल, एक पूरा और एक 3/4 ऐसा कंप्लीट करेगी। इसमें नियर अबाउट जो नाइट्रोजन असास की जो जोड़े होंगी वो 200 बेस पेयर होगी, 200 बेस पेयर्स, BPS लिखे उसको। ठीक है, तो ये 200 नाइट्रोजन असास की जोड़ियाँ इसके अंदर होगी। और ये जो है ऐसे इस तरह से ये न्यूक्लियोटाइड्स, अगर हम इसको जब खलवी तकसीम का अमल, मैंने जैसे आपको कहा, जब होता होगा तो उसकी इब्तदाई हालत, जैसे
प्रोफेज मेटाफेज वगैरह में अगर हम इसको देखेंगे तो हमको ये इस तरह से ये जो है तो ये बीड्स के मानिंद जिसे अपन मोती कहते हैं, मनके कहते हैं, और ये थ्रेड के मानिंद बीड ऑन थ्रेड जिसे कहते हैं, यानी एक मोतियों की माला जिसे कहते हैं, वैसे ही नज़र आएगी। ठीक है। इसके अलावा इसमें जब ये कंडेंस पोजीशन में होगे तो आप अगर देखेंगे तो ऐसे आपको ये क्रोमोसोम जो है वो क्रोमोसोम ऐसे नज़र आएगी आपको, ये दूसरा, ये तीसरा, इस तरह से। ठीक है। और इसके ऊपर जो है ये डीएनए की पट्टे, क्योंकि ये ऐसे करीब करीब हो गया, अगर पुनः ऐसा देखेंगे उसको तो इस तरह से नज़र आएगी, और इसके ऊपर ये डीएनए की पट्टी ऐसी कॉइल्ड ऐसी नज़र आएगी। इसकी इसे जो है इसको सोलेनॉइड फाइबर ऐसा कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? सोलेनॉइड फाइबर्स। और ये तकरीबन 30 मिलीमाइक्रोन के होंगे। तो यहाँ ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर जिसको अपन न्यूक्लियोसोम कह रहे हैं, इस शक्ल में जो है तो ये डीएनए इसके अंदर इस तरह से पैकेजिंग रहेगा जिसको अपन यूकैरियोटिक सेल कह रहे हैं। और ये सोलेनॉइड फाइबर के बाद ये जो है इसके क्रोमैटिन्स, क्योंकि जो क्रोमोसोम्स है ये क्रोमोसोम में यहाँ बीच में एक सेंट्रोमियर और इसकी ऐसी 2 शाखें होगी, तो इसको क्रोमैटिन कहेंगे हम। ये शाखें जो है ये शाखें इस तरह से ये नज़र आएंगी हमको सोलेनॉइड फाइबर के बाद। ठीक है। तो यहाँ ये जो वाज़े मरकज़ अबरदार खलिया है, इस वाज़े मरकज़ अबरदार खलिए में तकरीबन इस तरह से, यानी ये न्यूक्लियोसोम्स की शक्ल में और ये सोलेनॉइड फाइबर की शक्ल में बाद में ये इस तरह से जो है तो ये आपको डीएनए पाया जाएगा। और ये डीएनए ये हिस्टोन प्रोटीन के साथ होगा। और जो इसमें मैंने अभी कहा था कि जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन है उसमें ख़ास तौर से लाइसिन है, और एक है इस तरह के जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन इसमें पाए जाते हैं। और उनका जो काम होता है वो क्या होता है, ये लाइसिन जो है, ये लाइसिन यहाँ पर ये जो हिस्टोन प्रोटीन इसके साथ जुड़ता है, और इसके साथ जुड़ने से वो यहाँ पर जो है तो पॉजिटिव चार्ज तैयार करता है, और ये पॉजिटिव चार्ज करता है। और ये जो डीएनए के जो सालमात है इसमें निगेटिव चार्ज होता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये आसानी से इसके ऊपर लपटा जाएगा और इससे जुड़कर रहेगा। तो इसीलिए ये दोनों मिलकर, यानी नॉन हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए की पट्टियाँ, ये दोनों मिलकर क्रोमोसोम को तैयार करते हैं। तो यहाँ 2 चीज़ें आपको एक साथ याद रखना है, एक पैकेजिंग इन यूकैरियोटिक सेल, तो ये सारी चीज़ें आपको लिखना पड़ेंगी। इसकी लंबाई कितनी है, मरकज़ा कितना है, इसमें कौन से हिस्टोन प्रोटीन है, कौन से नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, इसके ऊपर ये जुड़े हुए जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन है ये कैसे 8 के शक्ल में है, ये एक कैसे इसको जोड़ता है, क्यों इसको लिंकर कहते हैं। फिर ये डीएनए की सालमत इसके ऊपर कैसे लपटे हुई है, ये कितने इसके ऊपर फोल्डिंग होती है, यानी एक पूरा और एक 3/4 होता है। इसमें नाइट्रोजन असास की जोड़ियाँ कितनी होती है, जब ये और कंडेंस होते हैं और सिकुड़ जाते हैं तब इसको सोलेनॉइड फाइबर कहते हैं, ये बाद में इसको क्रोमैटिन कहते हैं। इसकी जो जसामत है 30 मिलीमाइक्रोन, ये याद रखिए। और ये सारी चीज़ें इसमें। और एक दूसरा क्वेश्चन अगर ये न्यूक्लियोसोम की साथ पूछी जाए तो आप इसको इतना लिखना है कि न्यूक्लियोसोम में हिस्टोन प्रोटीन और प्लस डीएनए के सालमात पाए जाते हैं, जिसमें हिस्टोन प्रोटीन आप ये 5 लिख लीजिए, H1, H2A, H2B, H3 और H4। उसमें से जो 8 है, मतलब ये 4 डबल 8 ऑक्टेट की शक्ल में हो गए, और ये एक इसको जोड़ने का काम करेगा, इसको लिंकर कहेंगे, और इसके ऊपर डीएनए की पट्टियाँ जुड़ी होगी। ये पूरा स्ट्रक्चर, ये पूरी साख्त को न्यूक्लियोसोम हम कहेंगे। और ये जस्ट लाइक बीड्स मनकों के माने नज़र आएगा, और इसके साथ ये डीएनए का जो स्ट्रक्चर जुड़ा है तो ये उसके ऊपर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जुड़ा होगा। तो इस तरह से ये डीएनए का पैकेजिंग प्रोकैरियोटिक सेल, पैकेजिंग इन यूकैरियोटिक यानी गैर वाज़े, और वाज़े मरकज़ अबरदार में जो पैकेजिंग है, ये सारी चीज़ें हमने बहुत अच्छे से इसको पढ़े। डीएनए का स्ट्रक्चर तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, मैंने आपको बताया, पुराने सिलेबस में था, तो उससे मुख्तसर सा मैंने इसलिए पढ़ा दिया कि फिर आपको नाइट्रोजन बेसिस किसे कहते हैं वगैरह सारी चीज़ें यहाँ समझ में आ गई। इसके बाद डीएनए का दोहरा होने का जो अमल है, डीएनए का डुप्लीकेशन, उसको इंशाअल्लाह ताला हम कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं डीएनए का जो है दोहरा होने का अमल कैसे होता है।